डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी में यूनिट बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की वह ब्रांच जो जिसमें हमें बायोलॉजी प्लस टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। टेक्नोलॉजी इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को मॉडिफाई किया जाता है और उसके डीएनए को, जीन्स को चेंज करके नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी का मेन पर्पज है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि बायोटेक में टेक्निक्स को यूज करके, और टेक्निक्स को किस पे यूज किया जाता है? बायो मीन्स द लिविंग सिस्टम पे टेक्निक को यूज किया जाता है। इसमें कोई ऑर्गेनिज्म हमारे पास है, उससे उसकी सेल को पहले तो एक्सट्रैक्ट करेंगे, आइसोलेट करेंगे। देखिए मेन पर्पज क्या है बायोटेक्नोलॉजी का? सेल्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें से न्यूक्लियस को निकालेंगे, और न्यूक्लियस में निकालने के बाद जो उसमें प्रेजेंट क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स को बाहर निकालेंगे, और क्रोमोसोम्स में से निकालेंगे जीन, जिस जीन को हमें ट्रांसफर करना है। मतलब क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ डीएनए, ये हो गया डीएनए जिससे क्रोमोसोम्स बने हैं। और डीएनए का भी एक पार्ट, द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए, दैट इज कॉल्ड जीन। जीन का यूज करेंगे फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, बायोटेक में एक तो पहला जो प्रोसेस ये हुआ कि हम डिजायरेबल जीन को रिमूव करेंगे। जैसा कि बताया, इसमें बायोलॉजी मीन्स लिविंग सिस्टम में टेक्निक्स को यूज किया जाएगा, इंजीनियरिंग को यूज किया जाएगा। अब इस जीन को निकालने के बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे किसी दूसरी सेल में, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में, जैसे, और वहां पे भी प्रोसेस हमारी यही रहेगी कि अब जैसे इसमें से जीन को रिमूव किया, ये डिजायरेबल जीन हो गई हमारी, दैट वी हैव टू ट्रांसफर। तो यहाँ से हम लेंगे डिजायरेबल जीन जो हमें ट्रांसफ़र करनी है। अब इस जीन को हमें नए ऑर्गेनिज्म में, नई सेल में ट्रांसफ़र करना है। पहले तो जीन का एक्सट्रैक्शन करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, उसके बाद उस जीन को दूसरी सेल में, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब जब इसमें ट्रांसफ़र करने के बाद हमें जो नया ऑर्गेनिज्म मिलेगा वो होगा जीएमओज, मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो कंप्लीट प्रोसेस क्या हुई? किसी एक सेल से, किसी ऑर्गेनिज्म से डिजायरेबल जीन को रिमूव करके और स्टेबल ऑर्गेनिज्म में या सेल्स में उसको इंसर्ट करवाना। और इसमें क्या क्या टेक्निक यूज हम करते हैं वो सारी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर स्टडी की जाएगी। अब नॉर्मली क्या होता था पहले, जैसा कि हमें पता है कि वी हैव टू मेथड फॉर द रिप्रोडक्शन। फर्स्ट मेथड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेकंड मेथड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही ऑर्गेनिज्म से मल्टीप्लाई होके, डिवीजन होके नए ऑर्गेनिज्म बनना होता है। मतलब इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। जबकि बाईसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम देखें तो हमें पता लगेगा कि उसमें, ये कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस केस में मेल और फीमेल। पहले हम ये यूज़ करते थे, मतलब आज भी यूज़ करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आज भी चलती है, लेकिन करेक्टर को चेंज करने के लिए प्लांट्स में, एनिमल में हम इसका यूज़ करते थे। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो करेक्टर आते हैं वो आते हैं सिर्फ सिंगल पेरेंट से। जो करेक्टर सिंगल पेरेंट में प्रेजेंट है वही आगे नेक्स्ट जनरेशन में प्रेजेंट होंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है, धीरे धीरे जो बेनिफिशियल करेक्टर है वो डिक्रीज होते चले जाते हैं, या फिर अनडिजायरेबल करेक्टर ऐड होते चले जाते हैं। इसमें हमें वो वेरिएशन नहीं मिलता जो किसी स्पीसीज के सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी है, हमारे बेनिफिट के लिए जो ज़रूरी है। इसलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो इसमें क्या होता है कि मेल से बनता है मेल गैमेट, और फीमेल से बनता है फीमेल गैमेट। ये बिल्कुल इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, कि आज लगभग यही होगा कि चैप्टर स्टार्ट करेंगे कि पूरे चैप्टर में क्या है कंप्लीट आपको बताया जाएगा। अच्छा, मेल गैमेट में क्रोमोसोम्स नंबर हाफ हो जाते हैं, ये हमें पता है, रिप्रोडक्शन में हमने किया है, तो ये नहीं करते। तो यहाँ पे देखते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट दे आर कंबाइंड टुगेदर, दे फॉर्म द जाइगोट। जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द बॉडी दैट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मदर एंड फादर। अब इस जाइगोट से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होगा, लेकिन प्रॉब्लम एक आती थी इसमें कि जो मेल गैमेट है, मेल गैमेट मीन जस्ट लाइक स्पर्म। हम अगर ह्यूमन बीइंग के केस में देखें तो स्पर्म से ऐसे, स्पर्म से एग में न्यूक्लियस ट्रांसफर होता है,
और हमारा मानना है कि न्यूक्लियस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि न्यूक्लियस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है। चलो ठीक है, न्यूक्लियस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है और उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब हम ट्रांसफर करते हैं तो उसमें डिजायरेबल जीन तो ट्रांसफर होती ही है, साथ में अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफर जो ट्रांसफर करनी। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, तो इसे दोनों में ट्रांसफर होके तो जाइगोट इसमें बनेगा, नई सेल्स बनेगी, दैट इज कॉल्ड जाइगोट। तो ये हमारा ट्रेडिशनल वे था जो हम कुछ वेरिएशन के लिए यूज करते थे, लेकिन इसकी मेन ड्रॉबैक, मेन प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें डिजायरेबल जीन के साथ साथ अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफर होते थे। इसलिए आज हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, जैसा कि इधर देखा हमने कि न्यूक्लियस ट्रांसफर हुआ, न्यूक्लियस हुआ फीमेल गैमेट में, मीन्स एवरीथिंग प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ न्यू कैरेक्टर। वो सारे जो फैक्टर है, वो जो जीन है, वो जो करेक्टर है, फैक्टर है सॉरी, वो प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, जो करेक्टर को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर। तो जो हमने देखा उसके बाद हमने क्रोमोसोम्स को रिमूव किया, और क्रोमोसोम्स के बाद हमने जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखा तो पता लगा कि डीएनए का मैक्सिमम पार्ट नॉन फंक्शनल है। अब डीएनए देखा जाए तो डीएनए का मैक्सिमम पार्ट नॉन फंक्शनल है, लेकिन डीएनए का वो पार्ट जो फंक्शनल है, दिस पार्ट इज कॉल्ड द जीन। द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। अब जीन भी जैसे बता दी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ जीन्स, डिजायरेबल जीन और अनडिजायरेबल जीन। अनडिजायरेबल जीन्स जो कैरेक्टर को डाउनवर्ड लेके जाती है, डिक्रीज करती है, और डिजायरेबल जीन जो कैरेक्टर को अपवर्ड लेके जाती है, मीन्स हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ ये जीन ट्रांसफर करनी है। तो थोड़ी सी हमारी वर्किंग क्या हुई यहाँ पर कि पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि डीएनए में कुल या टोटल जीन कितनी है। उसके बाद हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इनमें से बेनिफिशियल या सुपीरियर कैरेक्टर की जीन कितनी है और इंफीरियर कैरेक्टर की जीन कितनी है। उसके बाद हमें सिर्फ उस जीन को निकालना है दैट वी वांट टू ट्रांसफर, जिसको आगे हमें ट्रांसफर करना है। तो बायोटेक्नोलॉजी से हमें ये हेल्प तो जरूर मिले कि हम सिर्फ उन जीन को ट्रांसफर कर पाते हैं जो डिजायरेबल है, अनडिजायरेबल जीन को ट्रांसफर नहीं करते। तो इसका मेन सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ओवर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यू कैन से हाइब्रिडाइजेशन। इसको ना हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा स्टडी करते थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स मिक्सिंग टुगेदर, मिक्सिंग ऑफ करेक्टर्स। इसमें दो अलग अलग टाइप के प्लांट्स हमने लिए, एक मेल प्लांट और एक फीमेल प्लांट, एक मेल एनिमल और एक फीमेल एनिमल। दोनों के करेक्टर को मिक्सअप करके एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया, लेकिन साथ साथ उसकी डिसएडवांटेज भी आई कि उसमें डिजायरेबल जीन के साथ अनडिजायरेबल जीन भी ट्रांसफर हुई। ठीक है, लेकिन अब हम करते हैं कुछ बेसिक। जैसे यहाँ पर क्या नाम आया है, बेसिक में आता है कि जीन क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है। डीएनए को अगर ट्रांसफर करते हैं या इसमें आएगा कुछ बेस पेयरिंग आपकी आएगी AGCT जो डीएनए में यूज़ की जाती है। तो पहले तो वो बेसिक तैयार करेंगे, बेस तैयार करेंगे, जिससे हमें चैप्टर को रीड करने में, अंडरस्टैंड करने में काफ़ी आसानी रहेगी, काफ़ी चैप्टर हमारा सिंपल हो जाएगा फिर। तो यहाँ से तो यही हुआ कि जीन को एक सेल से, डिजायरेबल सेल से डिजायरेबल जीन को रिमूव किया, एक्सट्रैक्ट किया, आइसोलेट किया, उसके बाद उसको दूसरे जीन में ट्रांसफर करके हमने GMOs बना दिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया। तो यहाँ से लर्निंग के अकॉर्डिंग जो बायोटेक्नोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक आता है वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ डीएनए। जीन क्या है जो हमें ट्रांसफर करनी है, या फिर डीएनए कैसे बनता है, डीएनए के मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं। अब मेन जैसे एक सेल से हम न्यूक्लियस को अगर रिमूव करें, ये सेल, और न्यूक्लियस से अगर डीएनए को निकालें, न्यूक्लियस से क्रोमोसोम्स निकलेंगे ऐसे, और क्रोमोसोम्स को अगर थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखते हैं, इलेबरेट करके देखते हैं, तो हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बना है, धागे जैसे स्ट्रक्चर से बना है। दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड डीएनए, और वो डबल स्टैंडर्ड है ऐसे, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। मीन्स अगर क्रोमोसोम्स के एक पार्ट को ले लें, किसी भी पार्ट को हम देखते हैं तो वो डबल स्टैंडर्ड होगा। This double stranded part is called the DNA. तो हम देखेंगे कि डीएनए का एक एंड 5 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम, और जो 3 प्राइम है उसका दूसरा पार्ट 5 प्राइम, और 5 प्राइम का दूसरा पार्ट 3 प्राइम। ये 5 प्राइम और इधर आएगा 3 प्राइम। ये स्ट्रक्चर हमारा डीएनए का बनेगा। अब डीएनए के स्ट्रक्चर के मेन कंपोनेंट कौन से? द एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट इज फॉर्म द डीएनए। द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड means nucleic acid, the acid which is present inside the nucleus is called the nucleic acid, और वो जिसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर भी प्रेजेंट है वो न्यूक्लिक एसिड। अब यहां पर देखा जाए तो जो न्यूक्लियस के अंदर एसिड प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड इज ऑफ द टू टाइप, फर्स्ट वन इज द डीएनए, सेकंड वन इज द आरएनए। ऐसे हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ये दो टाइप का है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो न्यूक्लिक एसिड इज ए बायोपॉलीमर, बायोपॉलीमर। अच्छा, बायोपॉलीमर क्या होते हैं? पॉलीमर्स इज द लार्ज स्ट्रक्चर which is formed by the repetition of small structure just like A plus A plus A plus A। अगर कंबाइन होते, बहुत सारी A यूनिट कंबाइन होती है और एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाती है दैट इज कॉल्ड दी पॉली A। मींस यहां पर 5A आई तो लिखा जाएगा A5 मींस 5 यूनिट कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म दी one unit that is the large unit other than the small unit। आज 5 यूनिट ने मिलके जो मोनोमर यूनिट है, स्मॉल यूनिट है, उसने एक लार्ज यूनिट बनाई है। वैसे ही ये पॉलीमर है लेकिन ये बायोलॉजिकल है तो इसको नाम देंगे बायोपॉलीमर। अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो बनता है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोटाइड से बनता है। तो आगे न्यूक्लियोटाइड है वो भी 3 कंपोनेंट से बनता है। ये बेसिक स्ट्रक्चर है डीएनए का, इसके बगैर बायोटेक्नोलॉजी को समझना बड़ा मुश्किल है। इसमें बेस पेयरिंग आएगी, शुगर यूनिट कौन से प्रेजेंट है वो सारा आएगा, बैक बोन क्या है, शुगर फॉस्फेट की बैक बोन जो है। अब इसमें देखिए न्यूक्लियोटाइड बनता है 3 पार्ट से, एन पी एस। एन का मतलब है नाइट्रोजीनियस बेस, नाइट्रोजीनियस बेस, फॉस्फेट ग्रुप, और एस का मतलब शुगर यूनिट, शुगर यूनिट। ऐसे 3 पार्ट का बनता है। अच्छा, नाइट्रोजीनियस बेस अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट। ये 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट नाइट्रोजीनियस बेस दैट इज द प्यूरिन, और सेकंड नाइट्रोजीनियस बेस पायरिमिडिन। प्यूरिन को फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज एडेनिन और सेकंड वन इज द ग्वाइनिन। एडेनिन को ए से और ग्वाइनिन को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि पायरिमिडिन को हमने डिवाइड किया है 3 पार्ट में। फर्स्ट साइटोसिन टी से रिप्रेजेंट कर सी से रिप्रेजेंट करेंगे, थायमिन टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यूरासिल, यूरासिल को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे। ऐसे हमारे जो नाइट्रोजीनियस बेस हुए उसको हमने डिवाइड, और 2 मेजर पार्ट उसके हैं प्यूरिन और पायरिमिडिन। तो हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस हुए टोटल 4। डीएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेस है, इधर देखिए, डीएनए में जो नाइट्रोजीनियस बेस है वो होते हैं 5 में से कोई 4 होते हैं। और 4 कौन से? ए, जी, सी और टी। लास्ट पे मैं सर्कल करता हूं टी को। जबकि आरएनए में नाइट्रोजीनियस बेस सिर्फ 4 नाइट्रोजीनियस बेस है, ए, जी, सी और यू, और इसको सर्कल करता हूं यू को। तो मेजर डिफरेंस क्या बना डीएनए और आरएनए में? जो दूसरा डिफरेंस आया, पहला तो डिफरेंस ये बन गया कि डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, तो आरएनए की फुल फॉर्म राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आरएनए की पहला डिफरेंस तो ये बना।
दूसरा डिफरेंस क्या है कि डीएनए में जो नाइट्रोजनियस बेस है वो AGCT थायमिन है और यूरासिल प्रेजेंट है आरएनए में। तो जो ए है वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है टी के साथ। वही कह सकते हैं कि टी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ए के साथ और जी ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है सी के साथ और सी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जी के साथ। इसके बाद आरएनए में अगर देखते हैं तो आरएनए अगर ऐसा करता है, वैसे तो आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, उसके अंदर कोई बॉन्डिंग नहीं होती ऐसे डबल, लेकिन वो जब डीएनए से आरएनए बनता है, ये आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी कर चुके होंगे, वहां पर बॉन्डिंग बनती है। ए की डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है यू के साथ, तो यू की डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ए के साथ। जी की ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है सी के साथ और सी की ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जी के साथ। ये हो गया। तो उसके बाद फोस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है। फोस्फेट ग्रुप का मेन फंक्शन है फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनाना। फोस्फोडाइएस्टर लिंकेज दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में, एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये हुआ, दिख जाएगा उम्मीद है, नीचे लिखा है। दोनों न्यूक्लियोटाइड के बीच में फोस्फेट का एक बॉन्ड बनता है ऐसे, तो दोनों को अटैच करने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। फिर आती है शुगर। न्यूक्लिक एसिड में 2 टाइप की शुगर यूनिट प्रेजेंट है, डिपेंड करता है कौन से न्यूक्लिक एसिड की आप बात करोगे। फर्स्ट, अगर हम डीएनए को स्टडी करते हैं तो डीएनए में शुगर यूनिट होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक, अच्छा सॉरी फुल फॉर्म नहीं लिखते हैं यहाँ पे। एक डीएनए में है तो डीऑक्सी राइबोज, नॉट न्यूक्लिक एसिड। शुगर का नाम है डीऑक्सी राइबोज। और आरएनए में जो प्रेजेंट है वो है राइबोज। तो हमें पहले राइबोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि राइबोज का स्ट्रक्चर कैसा है। एक मिनट। चलो, दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में, ये आप वैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अध्ययन कर चुके हो, स्टडी कर चुके हो। तो मेजर डिफरेंस मैं बता दूं आपको इसमें कि ऊपर की तरफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एक फ्यूरानोज स्ट्रक्चर बनता है। फ्यूरानोज स्ट्रक्चर मींस, यहाँ पे लिख देता हूं फ्यूरानोज रिंग। फ्यूरानोज रिंग में टोटल 5 मेंबर रिंग होती है। 5 मेंबर रिंग में एक ऑक्सीजन और 4 कार्बन प्रेजेंट होती है ऐसे, और पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनता है ये, जैसे पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, और टॉप पर ऑक्सीजन है, ये फर्स्ट कार्बन है, सेकंड, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। तो राइबोज का जो सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पर H और OH दोनों प्रेजेंट है, H और OH दोनों प्रेजेंट है। लेकिन डीऑक्सीराइबोज में क्या है कि सेकंड कार्बन पर, जैसे नाम से ही है, डी का मतलब डिसोसिएट करना, किसको डिसोसिएट करना, ऑक्सी को। अगर राइबोज में से, इस राइबोज में से ऑक्सीजन को निकाल दे तो ये बन जाएगा डीऑक्सीराइबोज, मीन सेकंड पोजीशन पर हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, उसके बदले में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये डीएनए हुआ, ये आरएनए हुआ, राइबोज प्रेजेंट है आरएनए में, डीएनए में प्रेजेंट है। ये तो हमारा एक बेस हो गया इसके लिए तैयार कि जिससे न्यूक्लियोटाइड बना सकते हैं, और न्यूक्लियोटाइड से मिलकर फिर न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। मींस ए सिंगल न्यूक्लियोटाइड यूनिट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। ऐसे इसमें ये शुगर यूनिट प्रेजेंट है पेंटागोनल, जिसके टॉप पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और ये कार्बन फर्स्ट।
अगला कार्बन सेकंड और ये कार्बन थर्ड, देन द कार्बन फोर्थ और ऊपर आएगा कार्बन फिफ्थ, क्योंकि राइबोज में और डीऑक्सीराइबोज में 5 टोटल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जिसका इसका राइबोज का फॉर्मूला होता है C5H10O5 और डीएनए में अच्छा आगे देखते हैं। फॉर्मूला हो गया, एक न्यूक्लियोटाइड हमें बनाना तो उसके लिए क्या चाहिए, NPS, तीनों स्ट्रक्चर हमें चाहिए। N मींस नाइट्रोजीनियस बेस, तो फर्स्ट कार्बन पर अटैच होगा नाइट्रोजीनियस बेस, ये आ गया N, और फिफ्थ कार्बन पर अटैच होगा फॉस्फेट, ये आ गया P, और बीच में बच गया सुगर यूनिट S, तो ये बन गया NPS। means all the three components are combined together to form a single structure that is called the nucleotide। ये कंबाइन होके ये बना दिया एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अगर ऊपर देखें ये डीएनए का स्ट्रक्चर देखें, डीएनए के स्ट्रक्चर में आपने 2 स्ट्रैंड लिए और दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के अपोजिट है, ऐसे बिल्कुल अपोजिट है, ये तो पैरेलल होते हैं और ये होते हैं एंटी पैरेलल, दोनों अलग अलग हैं। एक तरफ 5 प्राइम तो उसके अपोजिट 3 प्राइम, तो दूसरी तरफ 3 प्राइम तो दूसरे अपोजिट 5 प्राइम, मींस डबल स्टैंडर्ड रेचर हमें बनाना है। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये हुआ। अब ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड, यहां तक का स्ट्रक्चर हमारा बन चुका है, देखिए अब हमें न्यूक्लिक एसिड बनाना है, मींस मैनी न्यूक्लियोटाइड आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड। जैसे इधर बताया था कि ए यूनिट, यहां पर लेते हैं न्यूक्लियोटाइड, मैनी न्यूक्लियोटाइड्स they combine together, they form the nucleic acid, वो न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे। अब इसमें ले लेते हैं एक नाइट्रोजीनियस बेस, ये हुआ, अगला सॉरी सुगर यूनिट हुई, ये फिर एक और सुगर यूनिट हुई। ऐसे पहले तो आप सुगर यूनिट बना लें, बहुत जरूरी है बायोटेक में, जब आपको पता लगेगा कि बेस पेयरिंग को कट करना है, कहां से बेस पेयर को कट करना है, कितने बेस पेयर को कट करना है, तो उसके लिए ये जरूरी है। सुगर बैकबोन है, सुगर फॉस्फेट या सुगर फॉस्फेट बैकबोन बनेगी, वो क्या होती है। तो एक तो ये हो गई हमारी, पहले कार्बन पर बताया था नाइट्रोजीनियस बेस, और नाइट्रोजीनियस बेस डीएनए में ये बता रखे 4 है, तो कोई भी आप उसमें से यूज कर सकते हो। मान लीजिए अगर ए लिखते हैं, आगे टी लिखते हैं, फिर आगे सी लिखते हैं, फिर सी लिखते हैं और फिर जी लिखते हैं, मर्जी है आपकी, कोई भी यूज कर सकते हो, पर कोशिश करें चारों एक एक बार आ जाए। ये फिफ्थ कार्बन यहाँ पर, ये चेन जहां पर खत्म होगी वहां पर 5 नंबर कार्बन फ्री रहेगा। अब क्वेश्चन ये भी आता है, डीएनए के जो स्टैंड हमने 2 लगाए हैं उन पे 3 प्राइम और 5 प्राइम नंबरिंग क्यों दी। उस पे 2 प्राइम दे सकते थे, 1 प्राइम दे सकते थे, 6 प्राइम दे सकते थे, 5 और 4 क्यों दी, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड ये बन गया आपका सुगर यूनिट, जो बॉन्ड बनता है वो फर्स्ट और 3 कार्बन है, तो ये फर्स्ट कार्बन थर्ड कार्बन देखिए ऐसे, एक न्यूक्लियोटाइड का 1 2 3 कार्बन, तो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का 5th कार्बन, इसके बीच में बनेगा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जो इधर बताया ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बनेगा। तो जब भी चेन खत्म होगी तो ऊपर की तरफ एक तरफ तो 5 जो कार्बन होगा वो फ्री होगा, नीचे की तरफ जो कार्बन फ्री होगा वो होगा कार्बन नंबर 3, तो इसलिए इसको 3 प्राइम लिखा हमने। ये नाइट्रोजीनियस बीच में फॉस्फेट आ गया, फिर बीच में फॉस्फेट आ गया और फिर इधर फॉस्फेट आ गया ऐसे, तो ये बना सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, सुगर फॉस्फेट, ये एक चेन बन गई। अब दूसरी चेन इसके एंटी पैरेलल बनेगी, मतलब ए है तो उसके अपोजिट टी आएगा, टी है तो डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, याद रखना 2 नाइट्रोजीनियस बेस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इधर ए होगा, और सी है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी, और सी है तो फिर ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग जी, और जी है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग सी होगी। इसके बाद फिर एक सुगर यूनिट बनाइए, और ये बताया था एंटी पैरेलल है तो दूसरी चेन उल्टी बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी। पैरेलल होता तो दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होती, एंटी पैरेलल है इसलिए डायरेक्शन अलग होगी, ये हो गया।
अब ऊपर का जो कार्बन है, ये कार्बन देखिए ऑक्सीजन के बाद ये कार्बन फर्स्ट, ये कार्बन सेकंड और ये कार्बन 3, जहां पर चेन खत्म होगी वहां पे थर्ड नंबर ऑफ कार्बन जो शुगर यूनिट का वो बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये शुगर होगी, इधर शुगर यूनिट है, ये शुगर यूनिट है, ऐसे शुगर यूनिट होगी। फिफ्थ कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में बनेगा फॉस्फेट लिंकेज, ऐसे ये फॉस्फेट लिंकेज बनेगा। नीचे जो कार्बन फ्री होगा वो 5 प्राइम फ्री होगा ऐसे। इसको थोड़ा सा और सिंपल करते हैं। इधर देखिए हमने क्या लिखा है, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट की एक चेन बनाई है। तो यहां पर लिखते हैं शुगर, फिर आता है फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट की ये हमारी बन गई बैकबोन। जो बायोटेक्नोलॉजी में आएगा कि शुगर फॉस्फेट की बैकबोन को ब्रेक डाउन करेंगे। यस, नीचे जो कार्बन होगा उसको लिखते हैं 3 प्राइम, ऊपर जो कार्बन बचा है उसको 5 प्राइम लिखेंगे, जो फ्री एंड है 5 प्राइम होगा। अब दूसरी शुगर यूनिट इधर बनाते S और फिर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर और फॉस्फेट और लास्ट में शुगर। इसको लिखेंगे 5 प्राइम सेकेंड एंड, और दूसरा एंड हो जाएगा हमारा 3 प्राइम। और फॉस्फेट का काम है दोनों शुगर यूनिट को कंबाइन करना, ऐसे ये शुगर यूनिट को कंबाइन करना। फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट की बैकबोन के इनवर्ड प्रोजेक्टेड जो मिलेंगे वो होंगे नाइट्रोजनियस बेस। जैसे यहां पर A है, A के डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग T आएगा, T है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग A होगा, G है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग C होगा, और C है तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग G होगा। और इधर G लगा लेते हैं, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग C आएगा, और C लगाते हैं तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग G होगा, और T है तो डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग A आएगा। ये बन गया हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लेते हैं तो दिख जाएगा। ये हो गई हमारी सीधी चेन 5 प्राइम, तो नीचे लिखा जाएगा 3 प्राइम। उसके बाद फिर एक और चेन बन गई, जो हमने शुगर फॉस्फेट की थी उसको सीधी लाइन से रिप्रेजेंट किया इधर। ये 3 प्राइम तो अपोजिट एंड हो जाएगा 5 प्राइम। इसके बीच में नाइट्रोजनियस बेस ऐसे, ये नाइट्रोजनियस बेस इसके बीच में बनेगा, ये हो गया। तो ये हमारी लेडर लाइक स्ट्रक्चर बन गया। अगर इसको, जो ये सीढ़ी की तरह बना है लेडर लाइक स्ट्रक्चर, इसको अगर रोटेट करते हैं 360 एंगल पर रोटेट करते हैं तो हमें रोटेशन के बाद ये स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डीएनए। यहां पर ये ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम डीएनए कहेंगे। एक 5 प्राइम तो दूसरा 3 प्राइम, और नीचे की तरफ 3 प्राइम तो दूसरा 5 प्राइम, वो दिख नहीं रहा होगा आपको, ऐसे लिखेंगे। अब डीएनए, जो हमारे पास डीएनए है उसका बहुत कम पार्ट, माइनर पार्ट तो फंक्शनल होता है, मेजर पार्ट उसका नॉन फंक्शनल होता है। जो नॉन फंक्शनल पार्ट है, जो फंक्शनल पार्ट है, फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ये फंक्शनल पार्ट इसका जीन होगा और नॉन फंक्शनल पार्ट निकल जाएगा। अब हमें बायोटेक्नोलॉजी में इस जीन का यूज करना है। अब ये जीन किससे बने, इधर देखें, अगर मैं यहां से ये पार्ट ले लेता हूं, मान लीजिए ये पार्ट जीन का है, तो इसको इधर से देखते हैं तो ये पार्ट हो गया जीन का, यहां से यहां तक का पार्ट जीन का हुआ। तो इसमें क्या क्या आया, शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट आया, और बीच में नाइट्रोजनस बेस। कितने नाइट्रोजनस बेस आए, कौन से आए, वो किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। हमें ये ट्रांसफर करना होगा, यानी कि पार्ट ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करना होगा, दैट इज कॉल्ड द जीन। तो यहां से शुरू होती है बायोटेक्नोलॉजी। ये बेसिक बहुत जरूरी है बायोटेक के लिए कि हमें पूरा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। एक पॉइंट, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग आई, सॉरी 3 टाइप के बॉन्ड आए। पहला टाइप बॉन्ड आया
नाइट्रोजनियस बेस और कार्बन के बीच में, इधर इसको नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। एक तो ये हुआ। दूसरा, एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच में ये जो बॉन्ड बना है, पी से जो रिप्रेजेंट किया है, ये है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तीसरा जो आया है वो आई है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हमने 3 डिस्कस किए। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में इतना ही। इसके बाद सेकंड शुरू करते हैं। सेकंड आपका जैसे एनसीईआरटी से लिखा उसके अकॉर्डिंग शुरू कर दिया जाए। ओके।